नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और एलटी ग्रेड मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत देखिए इस समय हमारे चूँकि पीसीएस के भी बैचेस चल रहे हैं और बेसिकली हमारी कोचिंग जो है पीसीएस मेंस को लेकर के ही समर्पित है, मतलब यूपी पीसीएस को लेकर के। तो ऐसे में कुछ कुछ वीडियो वो भी आ रहे हैं और जो भी बच्चे हमारे एलटी वाले हैं उसको भी देखें। भविष्य में ऐसा तो है नहीं शिक्षक बनने के बाद आप वहीं रहेंगे, पीसीएस के लिए भी प्रयास करिए, एसडीएम बनिए। और ये एलटी वाला तो कुछ वीडियो हमारे पीसीएस के आएंगे सप्ताह में और कुछ वीडियो एलटी के भी आते रहेंगे। मतलब यदि 5 वीडियो सप्ताह में पढ़ रहे हैं तो 2 वीडियो एलटी के ज़रूर आएंगे। तो एलटी वाले बच्चे परेशान ना हो, कुछ कुछ यहाँ उनको देते रहेंगे। लेकिन बेहतर ये है कि वो अगर टेस्ट सीरीज से हमारे ज्वाइन करें तो वो ज़्यादा लाभ वाली स्थिति में रहेंगे। कारण ये है कि वहाँ जो है वो रेगुलर 4 प्रश्न का मॉडल उत्तर उनको मिलेगा, मतलब 4 प्रश्न का पीडीएफ उनको दिया जाएगा मॉडल उत्तर के तौर पे, जो बहुत ही फ्रूटफुल होता है। आज का जो हमारा प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराए गए विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्यों ने उसे अकबर की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया, समीक्षा करना है। तो 12 अंक का प्रश्न है। और जब ऐसे प्रश्न आए तो एकदम ध्यान रखिए। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि मतलब फिरोज शाह तुगलक के जितने भी कार्य हैं उसको गिनाते हुए खूब बढ़िया से निष्कर्ष दे दिए और समीक्षा भूल गए, या लास्ट में उनको याद आया करे यार समीक्षा भी करनी है। तो समीक्षा तो करते हैं लेकिन फिर वो उनके पास उतना अवसर नहीं रहता, टाइम नहीं रहता, कॉपी भर चुकी होती है, पेज नहीं रहता। तो ऐसे में अपना नुकसान उठा लेते हैं। तो जब भी मुख्य परीक्षा में आप बैठिए तो प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़िए और जैसे ही देखिए कि समीक्षा करना, विश्लेषण करना, क्या क्या करना, तो उसको तो ज़रूर जो है वो अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि आप जो है उस पर आपकी नज़र जाती रहे और आपका प्रश्न जो है वो गड़बड़ ना हो। संस्थान 2 बैच चला रहा है। एक तो हमारा जो एलटी वाला है वो तो चल ही रहा है, तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो ज्वाइन करें, इसका लाभ उठाएं। यहाँ क्या है कि डेली आपको 2 प्रश्न हिस्ट्री से, 2 प्रश्न सिविक्स से दिए जाते हैं, 4 प्रश्न का आपसे तैयारी कराई जाती है, उसकी कॉपी का मूल्यांकन होता है, मॉडल उत्तर दिए जाते हैं, मतलब सारी चीज़ें होती हैं। और ये टॉपिक वाइज हो रहा है, लगभग लगभग हिस्ट्री और सिविक्स मिला करके 110 प्रश्न से ज़्यादा हो भी चुके हैं। जो 200 का टारगेट हमारा है 20 जून तक, 200 प्लस का वो हो जाएगा आराम से, और आपका प्रत्येक टॉपिक भी कवर हो जाएगा। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है, 26 मई से हमारा पेपर 5 से बैच स्टार्ट है, 26 मई से। तो आप लोग जो पीसीएस के जो बच्चे हैं, जो इस बार पीसीएस गंभीरता से देना चाहते हैं 2026 का, तो वो इस बैच को तो ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि जब तक आपका मेंस बहुत बेहतर तैयार नहीं रहेगा तब तक पीटी पास करने का कोई औचित्य नहीं है। और अगर एक बार मेंस तैयार हुआ तो पीटी जब भी आप पास किए तो फाइनल सिलेक्शन लेके निकल गए। इसलिए मेंस की तैयारी खूब शिद्दत से करिए। और इसी को देखते हुए हमारा जो है मेंस का जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है वो स्टार्ट है, नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आप लोग इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाएं। देखिए इसी तरीके से आपको प्रश्न दिया जाएगा तो आप लिख करके दिखाएंगे, पूरा प्रॉपर वे में मार्किंग की गई। आपका 1 नंबर आधा नंबर भी कटा है, क्यों कटा है पूरा कमेंट किया गया है। देखिए यहाँ कमेंट है, यहाँ कमेंट है, और फिर जो है कैसे आप और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं ये तो यहाँ बताया ही गया है। और फिर ये मॉडल उत्तर हमारा है, मतलब सेम डे आपकी कॉपी चेक होगी, आप लिख करके दिखाएंगे, आपकी कॉपी चेक होगी, उस पर फीडबैक दिया जाएगा और मॉडल उत्तर दिया जाएगा। ये प्रक्रिया सेम डे की होती, 24 घंटे के अंदर अंदर होगी और प्रत्येक टॉपिक से होगी। आपके जो जितने भी प्रश्न पत्र हैं 1 से लेकर के 6 तक, तो वहाँ से करीब करीब हमारा उद्देश्य है 750 प्लस प्रश्न करा के आपको मुख्य परीक्षा में भेजें, और हम भेजते भी हैं। अब डिपेंड करता है कि आप हमारे साथ किस लेवल पे परिश्रम करते हैं, क्योंकि मेन परिश्रम तो आपको भी करना, भाई लिखना तो आपको है, और इसीलिए हम आपको बहुत बर्डन भी नहीं देते हैं। इधर अभी 2 प्रश्न शुरू करते हैं, जब ज़रूरत होती तो 4 करते हैं, मुख्य परीक्षा के पहले पहले 6 तक भी एक दिन में हम कराते हैं। तो इतना तो लिखना पड़ेगा। यदि आप लिखने से भागेंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि बस हम पढ़ के जाके लिख आएंगे, तो वो नहीं होगा। लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा में 3 घंटे में 20 प्रश्न करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर उसमें आपका प्रश्न छूट रहा है, प्रश्न की उत्तर में गुणवत्ता नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए घातक होगी। और ये कैसे मेंटेन होगा, केवल यही मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने से। तो आप लोग जुड़े। अब आइए हम प्रश्न देखते हैं कि फिरोज तुगलक द्वारा कराए गए विभिन्न
लोक कल्याणकारी कार्यों ने उसे अकबर की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया, तो समीक्षा करना है। तो यहाँ ये आपसे कह रहा है कि जो फिरोज शाह तुगलक ने जो विभिन्न प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्यों कराया, तो उससे वो अकबर वाली स्थिति में पहुंच जाता है। क्या ये सही है? मतलब समीक्षा में तो यही है कि आप इसके पक्ष में भी जा सकते हैं, इसके विपक्ष में भी जा सकते हैं, या दोनों बता के आप एक रैशनल तरीके से निष्कर्ष दे सकते हैं। तो यही काम करना। तो सबसे पहले थोड़ी सी आप भूमिका बताइए कि फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारतीय इतिहास में उनके व्यापक लोक कल्याणकारी कार्यों के कारण एक कल्याणकारी सुल्तान के रूप में याद किया जाता है। तो ये एफएसटी की मतलब फिरोज शाह तुगलक मतलब एफएसटी हम बोलेंगे, तो ये उसकी विशेषता है। इतिहासकार हेनरी इलियट ने उसे सल्तनत का अकबर कहा है। तो सल्तनत का अकबर आपके पीटी में पूछा जा सकता है कि सल्तनत का अकबर फिरोज शाह तुगलक को किसने कहा था? तो हेनरी इलियट ने कहा था, याद रखिएगा। यद्यपि यह तुलना पूर्णतः सही नहीं है, मतलब हेनरी इलियट महोदय ने जो ये तुलना की है कि इन्हें सल्तनत का अकबर कहा, ये पूर्णतः सत्य नहीं है, लेकिन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के मामले में उसने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। मतलब आप ये बता रहे हैं कि सही बात है, ये अकबर की तरह तो महान नहीं था, लेकिन कल्याणकारी दृष्टि से इसने काफ़ी काम किए, उसको नकारा भी नहीं जा सकता। और वही अब आप एक एक करके गिनाइए कि फिरोज शाह तुगलक के लोक कल्याणकारी कार्य। तो कृषि एवं सिंचाई सबसे पहला ऐसा कार्य था। फिरोज शाह ने कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए नहरों का व्यापक स्तर पर निर्माण करवाया, बड़ी संख्या में कुओं और 100 से अधिक बांध बनवाए, किसानों के लिए ऋण माफ़ी की और कृषि करों को तर्कसंगत बनाया। तो ये कृषि सिंचाई के लिए किए गए उसके कार्य थे। फिर दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण उसके जो काम थे, इसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। और इसके तहत क्या था कि जो सार्वजनिक निर्माण कार्यों की देखरेख करता था, मतलब ये। और उसने फिरोजाबाद, जौनपुर, हिसार जैसे कई शहर बसाए। तो जो आज आपको बहुत महत्वपूर्ण शहर दिख रहे हैं, जैसे फिरोजाबाद है, जौनपुर है, ये सब तो उत्तर प्रदेश के शहर हैं, हिसार हरियाणा में है। तो ये सब जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए शहर थे। और इसकी जिम्मेदारी किस पे थी? तो लोक निर्माण विभाग पे थी। फिर इसने क्या किया था? दीवाने खैरात की स्थापना कराई थी। दीवाने खैरात मतलब दान विभाग। उसने गरीबों, असहायों एवं अनाथों की सहायता के लिए दीवाने खैरात विभाग स्थापित किया। यहाँ से निर्धन कन्याओं के विवाह के लिए भी सहायता जो है वो प्रदान की जाती थी। तो ये भी इसका लोक कल्याणकारी कार्य रहा है। फिर अगला इसका लोक कल्याणकारी कार्य क्या होता है कि निःशुल्क चिकित्सा मतलब दारुल सफ़ा की जो है इसने स्थापना करवाई। जनता के लिए दारुल सफ़ा नामक एक सरकारी अस्पताल स्थापित किया, जहां मरीजों को निःशुल्क इलाज एवं दवाएँ मिलती थी। जैसे वर्तमान में जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं ज़िले में, जिला अस्पताल जिसे कहा जाता था, तो उसी तरीके से एफएसटी ने भी ऐसा प्रयास किया था, और यहाँ भी निःशुल्क चिकित्सा मिलती थी ज़रूरतमंदों को। फिर रोजगार कार्यालय की मतलब बेरोजगारी की समस्या आज ही नहीं है, हमेशा रही है, वर्तमान में कुछ ज़्यादा है, और इसकी निकट भविष्य में और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है जिस तरीके की स्थितियाँ बन रही हैं। तो बेरोजगारी की पहचान करने एवं उन्हें रोजगार दिलाने हैं तो रोजगार कार्यालय की भी स्थापना की थी। तो ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेखनीय काम किए थे। इसी तरीके से अगर आप शिक्षा में देखेंगे, इसकी शिक्षा में क्या किया था, तो शिक्षा एवं संस्कृत में कई मदरसों, मस्जिदों, स्कूलों का निर्माण करवाया। उसने संस्कृत के ग्रंथों का फारसी में अनुवाद दलायल-ए-फिरोजशाही में कराया। तो कई मदरसों का निर्माण कराता है, मस्जिदों का, स्कूलों का। फिर जो संस्कृत के जो ग्रंथ हैं उनका फारसी में अनुवाद कराता है दलायल-ए-फिरोजशाही के नाम से। तो ये सारे उल्लेखनीय प्रयास किए जाते हैं शिक्षा के तहत। फिर कर सुधार भी ये करता है, मतलब इसने क्या किया था कि 23 जो कष्टदायक करों को समाप्त किया, और शरीयत के अनुसार केवल 4 मुख्य कर इसने लगाए थे। कौन कौन? खरात, जकात, खम्स, जजिया। ठीक है। अब अकबर से समानता, जैसे अब इसमें प्रश्न में 2 पक्ष है। एक तो भाई इसके लोक कल्याणकारी कार्यों को दिखाना है, और इसके आधार पर लोग बताते हैं ये तो अकबर की तरह है। लेकिन
अब अकबर से थोड़ा सा समानता को भी आप दिखाएंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें एफएसटी से मिल रही हैं। तो जो ये लोग कल्याणकारी कार्य एफएसटी ने कराए हैं वो तो एकदम मिल रहे हैं। जैसे सबसे पहला यही है कि लोक कल्याणकारी दृष्टि, तो ये अकबर में भी थी, यहाँ भी थी। प्रशासनिक सुधार, दोनों ने राजस्व एवं कृषि सुधारों हेतु कार्य किए, मतलब अकबर ने भी किया था और एफएसटी ने भी किया था। अकबर ने अपने समय में टोडरमल की सहायता से आईने दहसाला की व्यवस्था लाई थी, फिर गल्ला बख्शी और ये सब प्रयास किए थे जो आगे चल के अकबर में हम बताएंगे आपको। फिर आधारभूत ढांचे का निर्माण, मतलब दोनों ही महान निर्माता थे। अकबर ने भी जहाँ फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था, इसी तरीके से ने भी जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार जैसे महत्वपूर्ण शहरों का निर्माण कराया था। हालांकि इन समानताओं के बावजूद भी दोनों में कई असमानता है। देखिए, आपको समीक्षा करनी है, तो अब आपको ये असमानता बताने के बाद ही निष्कर्ष देना है। अगर आपने असमानता को नहीं बताया तो आपकी समीक्षा अधूरी रह गई, और समीक्षा अधूरी रह गई तो 12 अंक में जहां आपको 6.5-7 नंबर तक मिलना था, वो अब 4-4.5 नंबर तक आप रह जाएंगे, और आप जो है मतलब आपका परीक्षा खराब हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं बार बार कहता हूँ कि जो कुछल्ले शब्द होते हैं उनको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है। प्रश्न को कितने डायमेंशंस में पूछा गया, इसको भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए प्रश्न खूब ध्यान से पढ़ करके ही उत्तर लिखें। भले आपको 30 सेकंड 1 मिनट लग जाए, जाने दीजिए। कम से कम यदि आप प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ करके करेंगे तो आपके बिखरने की संभावना नहीं रहेगी, और आप अगर टू द पॉइंट बने रहेंगे तो अच्छा अंक भी पाएंगे। तो अगर धार्मिक नीति देखा जाए दोनों में, तो अकबर सहिष्णु शासक था, मतलब वो सुलह कुल की नीति अपनाता, जबकि फिरोज तुगलक कट्टरपंथी था। उसने ब्राह्मणों पर भी क्या था, तो जजिया लगाया था। तो दोनों के चरित्र में अगर धार्मिक तत्व को देखा जाए तो जहां अकबर धार्मिक रूप से सहिष्णु था, वहीं फिरोज शाह तुगलक धार्मिक रूप से कट्टर था। मतलब वो अपने अग्रज मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों को भी धार्मिक क्षेत्र में पालन नहीं कर सका, मतलब वो कठमुल्लों के अधीन रहा। फिर शासन एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण, तो अकबर ने एक कुशल एवं केंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया, जबकि फिरोज शाह तुगलक में ऐसी दृष्टि नहीं थी। मतलब ये जो इसको विरासत में मिली थी उसको भी ये मेंटेन नहीं कर पाया, और प्रशासन में भ्रष्टाचार था, भाई भतीजावाद था। मतलब ये किसी तरीके से मिला जुला करके प्रशासन चला रहा था, कोई इसका स्पष्ट विजन नहीं था। जबकि अकबर ने तो जो मतलब साम्राज्य पाया था वो बहुत ही नवजात टाइप में था, और उसके पिता 55 में ही 1555 में ही आते हैं और 56 में ही उनकी डेथ हो जाती है। तो एक साल भी उनको स्थापित हुए नहीं होता है। पीछे हालांकि बाबर और हुमायूं ने कुछ समय तक शासन किया था, लेकिन बीच में शेरशाह सूरी आ गया था। तो ऐसी विषम परिस्थिति में अकबर ने बहुत ही बेहतरीन शासन का संचालन किया, जबकि ये सारी चीज़ें आपको एफएसटी में नहीं दिखाई देती हैं। दोनों ने जन कल्याणकारी कार्यों में फ़र्क था। मतलब कैसा क्या फ़र्क था, तो अकबर जहां इन नीतियों को लागू करने में उदार था, मतलब ये जो जन कल्याणकारी नीतियां जो आपने पीछे देखा है तो इसमें भी फ़र्क था। तो अकबर जहां इनको लागू करने में उदार था, एवं उसका लाभ सभी धर्मों को मिलता था। मतलब ऐसा नहीं है कि बस जो हिंदू रहेगा उसे नहीं मिलेगा, जो मुस्लिम होगा उसे ही मिलेगा। जबकि फिरोज शाह तुगलक यहाँ भी धर्मांधी बना रहा। मतलब कल्याणकारी कार्य तो पीछे दिखा कि बहुत आकर्षक है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ भी एफएसटी क्या करता है कि यहाँ भी धार्मिक उसकी जो धर्मांधता थी वो हावी हो जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किसको देने का प्रयास करता है, तो जो मुस्लिम लोग होते हैं। फिर सेना और सैन्य क्षमता में भी यदि आप देखेंगे तो अकबर एक सक्षम एवं महान सेनापति था, जबकि फिरोज तुगलक इन गुणों से भी वंचित था। उसने सेना में वंशानुगतता के आधार पर नियुक्ति की, जिससे कार्य क्षमता भी प्रभावित हुई। अब इनकी ये हैसियत ही नहीं थी, मतलब कहने को ये सुल्तान थे लेकिन इतने पावरफुल नहीं थे कि योग्यता आधारित जो है वो नियुक्ति कर सके। मतलब जो जिस पद पे रहा वो उसके पुत्र को वैसे ही चीज़ें ट्रांसफ़र होती रही। तो ऐसे में क्या है कि भाई प्रशासनिक गुणवत्ता प्रभावित हुई, और होनी ही थी। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अकबर जहाँ साम्राज्य निर्माता एवं उदार शासक था, वहीं फिरोज तुगलक कट्टरपंथी था। आरसी मजुमदार के अनुसार फिरोज ने अकबर की तरह कभी भी प्रगतिशील नीतियां जो हैं वो नहीं अपनाई थी। तो इस तरीके से निष्कर्ष देके आप अपना जो है उत्तर समाप्त कर सकते हैं। तो अच्छा प्रश्न था,
और मुझे बड़ा भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आपको एक मॉडल उत्तर मिला होगा, बल्कि भूमिका निष्कर्ष से सारी चीज़ें कैसे लिखनी इसके बारे में भी आपको जानकारी मिली होगी। ये हमारे कुछ बैचेज चल रहे हैं, पीछे मैंने बताया है, अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, इसका लाभ उठाएं। 26 मई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। और अंत में हमारे ये कुछ लिंक्स हैं। एक तो हमारा समृद्धि IAS का टेलीग्राम है, @ करके आप तो यहाँ जुड़िए। यहाँ आपको बहुत सी जानकारी निःशुल्क संस्थान के द्वारा दी जाती रहती है। कोई भी आपकी परीक्षा की जानकारी हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो, तो सबसे पहले आयोग अपना यहीं देता है। और हमारे 2 यूट्यूब के चैनल, एक तो अभी जिस पे हम आप रूबरू हैं, समृद्धि IAS का यूट्यूब, और दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद उपयोगी हैं। और अभी तक आप लोगों ने इन्हें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक कमेंट हमें जो है बहुत ज़्यादा हौसला देता है आगे करने के लिए। और अधिक जानकारी के लिए हमसे बात करना चाहते हैं तो 7303030750 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं।